Hello my dear children, welcome back. बच्चों chapter 11 and 12 we have completed and I requested you to watch all the videos. तो होप आपने वो videos देख ली होंगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिए chapter 11, chapter 12. chapter 11 काफी लंबा chapter है, दोनों chapters की playlist अवेलेबल है, सारे टॉपिक जो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से वो हमने कवर अप कर लिए हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दोनों चैप्टर के. जो सीबीएसई का सबसे पहला सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और बाद में जो बाद वाले सैंपल पेपर्स आए हैं उन्हें भी हम धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. चैप्टर 11 मार्केटिंग में से टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं सैंपल पेपर में. क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 13, 18 एंड 33. वेटेज क्या है इन क्वेश्चंस की? 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 11 से और एक क्वेश्चन 6 नंबर का है. तो टोटल 11 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 11 से आए हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उससे एक ही क्वेश्चन आया है 4 नंबर का. दोनों चैप्टर्स के मिला के टोटल क्वेश्चंस हो गए 7 क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चन चैप्टर 11 के और एक क्वेश्चन चैप्टर 12 का. और कंबाइन वेटेज दोनों की क्या हो गई? 11 + 4 दैट इज 15. तो यही पैटर्न है बाकी के सैंपल पेपर्स में भी. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एनुअल एग्जाम में भी यू आर मोस्ट एक्सपेक्टेड टू गेट 7 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 11 एंड 12. व्हाट आर दीज क्वेश्चंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? लेट अस डिस्कस. Let's connect to commerce and let's discuss these 7 questions and their presentation. जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मार्केटिंग से आए हैं और एक लंबा क्वेश्चन भी मार्केटिंग से ही आया है 6 नंबर का. तो पहले हम 1 मार्कर 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2. अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन 1 स्क्वीज. द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व्ड इज. प्रोडक्ट से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दे रखी हैं: ब्रांडिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बॉटल पर क्या मेंशन किया हुआ है. एक लाइन मेंशन की हुई है और वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो कौन से प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन के अंडर आती है टू मेंशन दैट लाइन. तो बच्चों यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इट वाज मेंशन ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट. So here the answer will be labeling, that is part D. Is the labeling that is a function related to informing the public about the utility of the product. So through this line the public is informed about the utility of the product. So here the answer is labeling. Come to the next question of 1 mark, question number 4. Name the function of marketing which is effective in bringing repeated sales from the customers and developing brand loyalty for the product. यहाँ पे ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं: स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जिससे रिपीटेड सेल्स जो है वो इंश्योर होती हैं और ब्रांड लॉयल्टी प्रोडक्ट की डेवलप होती है. सो आई होप इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन where I can find that customer support services. जब कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं तो वो उस प्रोडक्ट की रिपीटेड सेल्स करते हैं क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं एंड कन्विंस करती हैं दैट दे कैन कंफर्टेबली बाय द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. So here the answer is customer support services that helps in bringing the repeated sales from the customers and developing the brand loyalty of the product. So the answer is C, customer support services. Come to next question of 1 mark, that is question number 9. Question number 9 में पूछा है choose the incorrect statement about the pricing objectives as a factor affecting the price of the product. याद होगा आपको जब हमने प्राइसिंग के फैक्टर्स डिस्कस करे थे तब भी मैंने बताया था कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सारे फैक्टर्स में से अलग अलग तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटियर्स के.
कभी वो मार्केट शेयर जो है वो क्वालिटी लीडरशिप की बेसिस पे अटेन करना चाहते हैं, कभी कभी वो मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, कभी कभी वो शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो अपना प्राइस डिटरमाइन करते हैं। और ये सारी सिचुएशंस हमने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द फैक्टर में डिस्कस कर रखी हैं। एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, इफ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन इट शुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो अगर फर्म को अपना शॉर्ट रन में ऑब्जेक्टिव अचीव करना है प्रॉफिट का, तो उसको ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, ज्यादा प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। If the firm's objective is to capture the market share, it should keep the low price of its product. तो अगर फर्म को ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ता है तो उसको प्राइसेस लो रखने पड़ते हैं। So this statement is also correct. If the firm wants to attain the product quality leadership, it should charge lower prices. This statement is of course not correct, क्योंकि क्वालिटी लीडरशिप अटेन करने के लिए क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे, और क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, और वो कवर अप करने के लिए वो प्राइसेस लो नहीं रख सकती है, उसे हाई प्राइसेस रखने पड़ते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डेफिनेटली पे फोर्थ करेक्ट होगी क्योंकि हमें एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। If the firm is facing the problems in survival due to the stiff competition, it may offer discount on its product. तो सर्वाइवल के लिए कभी कभी कंपटीशन फेस करने के लिए कॉम्पिटिटर्स से बेहतर ऑफर्स देने पड़ते हैं और फर्म को डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें से स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो डेफिनेटली द रॉन्ग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट सी। तो आपका आंसर होगा दैट स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1 mark is question number 13. In this question also there are two statements given. You have to choose a correct option कि क्या दोनों statements correct हैं, दोनों false हैं, या उसमें से पहली सही है या दूसरी सही है। Statements पढ़ लेते हैं। For products requiring long-term storage like agricultural products, the warehouses are located near the market. Warehousing एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का, और जब ये कंपोनेंट हमने डिस्कस करा था अभी मैंने बताया था कि किस तरह के प्रोडक्ट्स के वेयरहाउसेस जो है वो प्रोडक्शन के पास होने चाहिए और किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए वेयरहाउसेस मार्केट के पास होने चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, और उसके लिए बताया गया है कि वेयरहाउसेस जो है वो नियर द मार्केट होने चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो बल्की प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो वेयर हाउसिंग है वो मार्केट के पास की जाती है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वेयर हाउसिंग जो है वो प्रोडक्शन के पास की जाती है, ना कि मार्केट के पास। सो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। स्टेटमेंट 2, higher the level of inventory, higher will be the level of service to the customers, but the cost of carrying the inventory will also be high. जितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री कंपनी मेंटेन करेगी उसकी जो सर्विसेज है कस्टमर्स को वो तो बेहतर होंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डेफिनेटली हाई होगा। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो, 2 फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो और 1 फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और चौथा ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू भी नहीं है। हमने देख लिया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दैट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। सो दिस इज ऑप्शन बी। Next question of 1 mark is the question on match the following. This is question 18. Match the following tools of promotion with their explanation and choose the correct option. तो यहाँ पर प्रमोशन मिक्स के 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, और लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो हमें एक्सप्लेनेशन को प्रमोशनल कंपोनेंट से मैच करना है। स्टेटमेंट ए में पढ़ रही हूं, इट इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन और द कंपनी हु मेक्स एफर्ट्स एंड बियर्स द कॉस्ट ऑफ इट।
यहाँ पर कीवर्ड आ गया आइडेंटिफाइड पर्सन और द कंपनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो इस कीवर्ड से आपको साफ पता लग रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ बच्चों बीच में ही, कि अगर आप ऑप्शंस देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के साथ 3 है, बाकी सब ऑप्शंस में या तो ए के साथ 1 है या ए के साथ 2 है या ए के साथ 2 है। तो जब हम एलिमिनेशन थ्योरी यूज करते हैं ना, तो अगर हमने बाकी के 3 ऑप्शंस अभी पढ़े भी नहीं हैं और हम बहुत श्योर हैं कि जो ए है वो 3 ही है, तो इसका मतलब कि बी, सी और डी ऑप्शंस अपने आप ही एलिमिनेट हो गए और आप बिना आगे क्वेश्चन पढ़े भी ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म करने के लिए हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। It plays an important role at the awareness stage and develops the product preferences with the aim of making the sale. तो जब शुरू में प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है तो डोर टू डोर सेल्समैन भेजे जाते हैं। तो ये जो बी पार्ट है वो 1 से मैच हो रहा है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। तो ऑप्शन ए में बी पार्ट 1 पे ही दे रखा है, तो वहां पर भी हमारी कंफर्मेशन हो गई। सी स्टेटमेंट, it helps in managing the public opinion and companies relation with the public on the regular basis. पब्लिक ओपिनियन की बात आ रही है, कीवर्ड है, तो डेफिनेटली पब्लिक रिलेशंस है। तो सी पार्ट जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, ये भी ऑप्शन ए में दे रखा है। डी पार्ट, it uses tools specifically designed to promote to customers, middlemen and the salesperson. तो जो ओकेजनल इंसेंटिव्स होते हैं जो ना ओनली कस्टमर्स को दिए जाते हैं बल्कि मिडिलमैन और सेल्स पर्सन को भी दिए जाते हैं, इस तरह के प्रमोशनल टूल को हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। डी पार्ट है वो किससे मैच हो रहा है, 2 से। तो अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ऑप्शन ए में A3 है, B1 है, C4 है एंड D2 है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव टू चूज। अगर हम इतना लंबा भी नहीं पढ़ते तो जैसे मैंने बताया कि ए पार्ट पढ़ते ही हमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से एडवर्टाइजिंग क्लियर हो गया, तो अगर यहाँ पे A3 की कोई 2 ऑप्शंस भी होती ना तो हम कंफ्यूज होते। ए के साथ 3 का एक ही ऑप्शन है, तो हमें इतना लंबा टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधे ही ऑप्शन ए चूज कर लेना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी। तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब मार्केटिंग में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का है जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखने में भी आसान लग रहा है और जब पढ़ लेंगे तो भी आसान ही लगेगा। क्वेश्चन पढ़ रही हूं आपके लिए। ये केस स्टडी है जिसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पार्ट है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट वायलेटेड इन द अबव केस। कंज्यूमर राइट, एक ही राइट आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि वायलेट हो रहा है और उसको स्टेट करना है। मैं बहुत बार कह चुकी हूं आइडेंटिफाई, इन्यूमरेट, स्टेट, एक्सप्लेन, इन सब वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जहां स्टेट वर्ड आता है वहां पे आपको एक लाइन में बता देना सफिशिएंट होता है। तो एक राइट आप आइडेंटिफाई करेंगे और एक लाइन में उसे स्टेट कर देंगे। तो 2 नंबर का पार्ट ए है। दूसरा पार्ट है पार्ट बी, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज्ड बाय मिस्टर अक्षय। तो ये अब हमें पढ़ने पे पता लग जाएगा कि कौन सा राइट मिस्टर अक्षय एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। तो 2 नंबर का ये होगा। सो आई एम रीडिंग द केस स्टडी। मिस्टर अक्षय, a 20-year-old college student, purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered, he noticed that there was no MRP mentioned on it. Underline कर दीजिए, no MRP mentioned on it. He browsed the internet and found that the book was sold at the different prices in the different places. He filed a case in the district forum against the publisher. The court held in favor of Akshay and awarded a compensation of ₹10,000. तो सिंपल सा केस है। अक्षय ने एक किताब खरीदी ऑनलाइन, जब किताब आई उसके पास MRP नहीं दिखा। फिर जब उसने सर्च करा तो देखा कि अलग अलग MRP पे अलग अलग जगह पे वो किताब बेची जा रही थी। तो सबसे पहले उसने ये डिसाइड किया वो केस फाइल करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है केस फाइल करने से पहले उसका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है। तो हियर आंसर ए लिखेंगे आप, दैट द राइट वायलेटेड इन द अबव केस
is the right to be informed, because he was not informed about the price of the product. Under the right to information, it is the duty of the seller to provide every information to the customer about the product. उसके लेबल के थ्रू वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, तो यहाँ पे अक्षय को वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो उसका राइट कौन सा वायलेट हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म। पहली लाइन में आप लिखेंगे that the right of Akshay that is violated is right to be informed. उसकी दूसरी लाइन में आप लिखेंगे that the right to be informed is about providing every information about the product to the customer. तो बस इतना ही आपको स्टेट करना है। फिर आंसर बी लिखेंगे, पहली लाइन, the right exercised by Mr. Akshay is right to seek redressal. और चौथी लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे that the right to seek redressal is the right to complain. Every person or every customer who gets the defective product or the deficient service, or the customer whose any right is violated, has the right to complain. So Akshay has exercised his right to complain and the right to seek redressal, and by exercising his right he has got the compensation also. तो ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन है बच्चों। इसको आंसर ए करके आप 2 लाइनें लिखेंगे, आंसर बी करके 2 या 3 लाइनें लिखेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन स्टेप्स एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड द हेडिंग्स। अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इस वॉल्यूम का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन को भी बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3-3 नंबर के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन इन पॉइंट 1 and 2 एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब पहले आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए और फिर उन स्टेटमेंट्स पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको आंसर करने हैं। पहली स्टेटमेंट है, टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम बट इट इज कैरिड टू कस्टमर्स नॉट ओनली इन दिस स्टेट बट ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सीधी सीधी सिंपल स्टेटमेंट है कि टी जो है वो आसाम में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो पूरे उसी स्टेट में नहीं है, सब जगह फैले हुए हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा है, ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट अनेबल्स द मार्केटर टू अचीव इट्स गोल्स। मार्केटिंग फंक्शन पे क्वेश्चन है, उसमें ये फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। तो फंक्शन तो बहुत ही क्लियर है, आइडेंटिफाई आप कर लेंगे कि दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्योंकि जिस स्टेट में टी अवेलेबल है उस स्टेट से जहां पर टी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री, उसको किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में बताना है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल तरीके से, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट अगेन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, इट शिफ्ट्स द पर्सन एंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेस दे आर अवेलेबल टू द प्लेस दे आर डिमांडेड। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन को 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद उसका बी पार्ट पूछा है, इन्यूमरेट एनी 2 फैक्टर्स दैट अ मार्केटियर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज द आइडेंटिफाइड नीड्स। मतलब नीड किसकी है? ट्रांसपोर्टेशन की है। और ट्रांसपोर्टेशन जब फंक्शन परफॉर्म करेगा एक मार्केटर, तो वो क्या क्या 2 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखेगा, वो बस मेंशन करने हैं। एक ही नंबर के ये हैं 2, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब मार्केटर को डिसाइड करना है कि रेल ट्रांसपोर्ट यूज करेगा या रोड ट्रांसपोर्ट यूज करेगा या एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, तो कौन सी बेसिस पे ये फैसला लेगा? तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट कितना वो बेयर कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट बल्की है या लाइट वेट है, पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। अगर उसको फास्ट स्पीड से ट्रांसपोर्ट करना है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। अगर टाइम वो ले सकता है और वो कॉस्ट कम बेयर कर पाएगा तो वो सी ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट, तो ये सारी चीजें इसमें से कोई सी 2 आप लिखकर इसके 2 फैक्टर्स मेंशन कर सकते हैं। कम टू द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन बट इट इज डिमांडेड and sales takes place throughout the year.
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सीजनल प्रोडक्ट की बात हो रही है जो समर में ही प्रोड्यूस होता है लेकिन उसकी डिमांड पूरे साल रहती है। अब उस पे क्या क्वेश्चन पूछा है, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच शुड बी अंडरटेकन टू रिड्यूस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पैडी। तो फंक्शन आपको नेम करना है और उसको स्टेट करना है। फंक्शन यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग, दैट इज स्टोरिंग द गुड्स till they are demanded। तो आप लिखेंगे the function of marketing that is undertaken to reduce the gap between the production and consumption of paddy is warehousing। second point में warehousing is a function of keeping the goods safely from the time they are produced till the time they are demanded and it creates the time utility। B part है state by giving two reasons as to why the proper discharge of this function is important। क्या आपको दो रीजंस बताने हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग। तो उसी को लैंग्वेज चेंज करके वेयर हाउसिंग क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट टिल द टाइम इट इज डिमांडेड। इट हेल्प्स इन मेकिंग द स्मूथ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स। It creates a good public image because the product is made available to the customers as soon as they demand। During warehousing, lots of other functions are also being performed like the grading of the product, packaging of the product. So out of these various activities that are conducted in the warehouses, that are the part of warehousing, you can show the importance of warehousing function of management। So as I always tell you that always write in points। तो यहाँ पर भी आप आंसर पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग करेंगे। 3 नंबर का पार्ट ए है तो 3 पॉइंट्स आप पार्ट ए के लिखेंगे और 3 पॉइंट्स आप पार्ट बी के लिखेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर। With this, I have discussed all the 7 questions that are the part of the sample paper from chapter 11 and 12। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे और भी सैंपल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं, तो जब हम रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन्स करेंगे, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो बाकी के सैंपल पेपर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो प्लीज वॉच ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द 5 वॉल्यूम्स covering all the 12 chapters। See you next time with the discussion of some more sample papers। Till then, goodbye, stay healthy and connected।